नगरीय भूगोल में आज अपन नगरों की अवस्थाएं यानी वर्तमान में जो नगरों की प्रमुख विशेषताएं अपन ने जानी और इसी संदर्भ में अर्बन ज्योग्राफी में विशेष करके नगरीय भूगोल में नगरों की अवस्थाएं स्टेज लुई ममफोर्ड नाम का एक विद्वान था। डॉक्टर लुई ममफोर्ड ने नगरों की अवस्थाओं को मानव की श्रेणी के साथ में या मानव जीवन के साथ में जोड़ करके समझाया कि नगरों की अवस्थाएं स्टेज नगरों की अवस्थाएं लुई ममफोर्ड नाम का विद्वान था। उन्होंने नगरों को मुख्य रूप से जो मानव जीवन की जो जैसे मानव जीवन प्रारंभ होता है पूर्व शस्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तो लुई ममफोर्ड ने मानव की जो जीवन की जो प्रक्रिया है उनके साथ में जोड़ करके और नगरों की अवस्थाओं को बताया। उन्होंने कुछ नाम दिए थे नगरों की अवस्था यानी स्टेज। जैसे शुरू में नगर पनपता है, शुरू में मानव की जो बाल्यावस्था होती है उसकी कल्पना की है। कहने का मतलब है कि नगरों की अवस्था को सबसे पहली अवस्था जो इन्होंने बताई उन लुई ममफोर्ड के अनुसार इन्होंने इयोपोलिस शब्द दिया था। एक इयोपोलिस अर्थात प्राचीनतम अवस्था यानी कि सबसे प्रारंभिक अवस्था, प्राचीनतम अवस्था इयोपोलिस। सबसे पहले इयोपोलिस ये लुई ममफोर्ड ने दिया था शब्द इयोपोलिस। लुई ममफोर्ड ने नगरों की अवस्था को समझाने के लिए इयोपोलिस एक शब्द दिया था, इयोपोलिस। जब अब इयोपोलिस के बारे में क्या बताया, मानवीय अवस्थाओं से जोड़ा इन्होंने, मानवीय अवस्थाओं के साथ में जोड़ा। जब मनुष्य ने, जैसे इन्होंने लुई ममफोर्ड ने कहा कि जब मनुष्य ने उपयुक्त क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन उद्यमों का विकास किया तो वे उनमें क्या है कि मानव स्थायी रूप से जिसको बोलते हैं हमने एक प्रकार का स्टेबिलिटी बोलते हैं, स्थायी रूप से मानव ने स्टे किया या यूं समझिएगा स्थायी रूप से टिकने लगा और इनमें जो आवश्यकताओं की सभी चीजें उपलब्ध कराने के लिए जो मानव की सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए छोटी छोटी दुकानें और व्यापारिक दुकानें बनाई गई। कहने का मतलब इयोपोलिस में सबसे पहले मनुष्य ने सभी जो रहने का क्षेत्र है उसमें कृषि और पशुपालन और उद्यमों का विकास किया और उनमें स्थायी रूप से रहकर टिकने लगा और इसमें आवश्यकता की सभी चीजें उपलब्ध कराने के लिए छोटी छोटी दुकानें और व्यापारिक दुकानें बनाई गई। इन्हीं जो दुकानों से या इन्हीं रहने से गांवों के जो ग्रामीण इलाका था गांवों से कालांतर में नगरों का प्राचीनतम की बात है,
नगरों का कालांतर में जन्म हुआ और कालांतर में नगरों का जन्म माना जाता है। चीन और भारत में आज भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, अनेक ऐसे कस्बे हैं जो प्राचीनतम में अथवा इयोपोलिस के नाम से जाने जाते हैं। पहली अवस्था मनुष्य ने स्थायी रूप से रह करके खेती करना, पशुपालन करना और स्थायी टिक करके काम करना, स्टे करना, रह करके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुकानों और उद्यमों को स्थापित किया, छोटी छोटी दुकानें लगाई और दुकानों से अपनी आवश्यकता की चीजें, आवश्यकता जो छोटी छोटी दुकानें बनाई और दुकानें बना करके और इन्हीं गांवों से कालांतर में नगरों की ओर आकर के जो बसना है और यहीं से मानव ने नगरों का जन्म माना जाता है। और भारत और चाइना में आज भी अनेक ऐसे कस्बे हैं। दूसरी अवस्था पोलिस, इयोपोलिस प्रथम, दूसरी पोलिस। लुई मकफोर्ड ने नगरों की द्वितीय अवस्था बताई पोलिस, यानी कि नगरों की जो अवस्थाएं हैं उसमें इयोपोलिस, पोलिस। अब ये पोलिस क्या है, यानी कि पोलिस नाम दिया था इनका, अंग्रेजी शब्द POLIS, पोलिस, अर्थात जब एक जैसी भौगोलिक स्थिति, यानी कि एक जैसी भौगोलिक स्थिति और समस्त सामूहिक सुरक्षा तथा सामूहिक रूप से, यानी कि जो एक सी भौगोलिक स्थिति और समान सामूहिक सुरक्षा तथा कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक गांव आपस में मिल जाते हैं। कहने का मतलब जब एक सी भौगोलिक स्थिति और समान सामूहिक रूप से कार्यों को, सामूहिक रूप से सुरक्षा तथा कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक गांव आपस में मिल जाते हैं, तो इस अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, इस अवस्था का जन्म होता है। और इसमें सामान्यतः साधारण यंत्रों, श्रम विभाजन कहने का मतलब है कि सामान्य जो श्रम विभाजन द्वारा कार्य होने लगता है, परंतु इनका वातावरण अब तक ग्रामीण ही रहता है। पोलिस का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो ग्रामीण ही रहता है। सामाजिक दृष्टि से इस अवस्था के नगरों में सामाजिक दृष्टि से इस अवस्था में नगरों में सामान्यतः सहकारी भावना पाई जाती है। सड़कों का विकास होने लगता है और सड़कों के विकास ठीक ठाक हो भी जाता है। तो ऐसी अवस्था को लुई मकफोर्ड ने पोलिस शब्द दिया है। पोलिस, इयोपोलिस के बाद में पोलिस की सबसे बड़ी विशेषता इन्होंने एक शब्द दिया है जो सेकंड अवस्था होती है। जैसे पूर्व शस्य अवस्था मानव की, फिर शस्य अवस्था आती है। पूर्व शस्य अवस्था यानी कि प्राचीनतम अथवा इयोपोलिस, और शस्य अवस्था अर्थात पोलिस। अब इनमें क्या है, सबसे बड़ी विशेषता भौगोलिक स्थिति तो एक जैसी होती है और समान सामूहिक सुरक्षा तथा कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक गांव आपस में मिल जाते हैं। लेकिन ग्रामीण वातावरण है वो एक ग्रामीण सा ही पाया जाता है इस अवस्था में।
अब आता है तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण होता है मेट्रोपोलिस, यानी कि मेट्रोपोलिस एक शब्द आता है तीसरी अवस्था, मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस अपने मेट्रो सिटी बोलते हैं, यानी मेट्रोपोलिस। लुई मॉन्फोर्ट ने नाम दिया तीसरी अवस्था का, जैसे पूर्व शिष्यावस्था, शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, ये एक जो मानव के जीवन की अवस्थाएं होती हैं। जन्म लेता है बच्चा और जैसे पूर्व शिष्यावस्था होती है जन्मते ही, ईओपोलिस, शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, यानी मेट्रोपोलिस। जब किसी क्षेत्र विशेष में मेट्रोपोलिस किसे कहा गया, लुई मॉन्फोर्ट ने क्या मेट्रोपोलिस की डिफाइन किया है, ये कई बार डिफाइन करने आते हैं कि व्हाट इज द मेट्रोपोलिस, व्हाट इज द पोलिस एंड मेट्रोपोलिस बिटवीन द डिफरेंस। कहने का मतलब है पोलिस और मेट्रोपोलिस में भिन्नता क्या है, अंतर क्या है। तो मेट्रोपोलिस जब किसी क्षेत्र विशेष में अनेक वस्तुएं होती हैं, एक क्षेत्र विशेष में कोई भी क्षेत्र हो और क्षेत्र विशेष में अनेक नगर होते हैं, यानी कोई भी क्षेत्र है उसमें अनेक नगर होते हैं और जो एक दूसरे से अधिक दूरी पर नहीं होते, मतलब एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर नहीं होते। जब किसी क्षेत्र विशेष में अनेक नगर होते हैं जो एक दूसरे से अधिक दूरी पर नहीं होते, तो कोई एक बड़ा नगर इन दोनों नगरों का नेतृत्व करता है, इन दोनों नगरों का नेतृत्व करता है और इनमें आपसी व्यापारिक तथा आर्थिक संबंध बढ़ते जाते हैं, आपसी और व्यापारिक संबंध बढ़ने लगता है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में ऐसे नगर आदान प्रदान के बड़े केंद्र माने जाते हैं। कृषि प्रधान वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें ऐसे नगर है जो व्यापारिक प्रधान केंद्र होते हैं, यानी कि कृषि प्रधान वाले क्षेत्र होते हैं उसमें विशेष करके जो कृषि प्रधान क्षेत्रों में ऐसे नगरों आदान प्रदान के बड़े केंद्र माने जाते हैं जहां कृषि की वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में होने लगता है। व्यापार बड़ी मात्रा में होता है कृषि की वस्तुओं का, और इसमें कृषि की वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में होने लगता है, किंतु सामाजिक दृष्टि से इन नगरों में, मेट्रोपोलिस नगरों में, इन नगरों में व्यक्तिवाद की भावना स्वतः ही परिलक्षित होने लगती है। और नगरों में विशेष करके व्यक्तिवादी यानी कि सामाजिक हित होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और व्यक्ति हित और त्वरित गतिशीलता, ये नगरों की बड़ी विशेषता पाई जाती है। कि तो सबसे बड़ी इसमें क्या होने लगता है कि वस्तुओं का व्यापार है वो बड़ी मात्रा में, कृषि की वस्तुओं का व्यापार है वो बड़ी मात्रा में होने तो लगता है, परंतु सामाजिक दृष्टि से इन नगरों में व्यक्तिवाद की भावना स्वतः ही परिलक्षित होने लगती है, स्वतः ही दिखाई देने लगती है। किंतु सामाजिक, कहने का मतलब है कि जो सामाजिक दृष्टि से है वो व्यक्तिगत हित ज्यादा होता है, इसमें स्वतः ही परिलक्षित होने लगती है, क्योंकि विभिन्न सांस्कृतिक और धर्मावली इन नगरों में धर्मावली के लोग, जो विभिन्न धर्मों के और विभिन्न संस्कृति के लोग आकर के इन नगरों में बस जाते हैं। ये
जो अधिकतर है प्रशासनिक सेवाओं, यानी कि प्रशासनिक सेवाओं और व्यापार तथा सामाजिक सेवाओं और विशेष करके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं उसमें लगे रहते हैं ये लोग। अतः आपसी सहयोग की भावना कम हो जाती है। आपसी सहयोग की भावना इन नगरों में कम होने लग जाती है और सामाजिक और आविष्कारों में लगे रहते हैं। सामाजिक सेवाओं और आविष्कारों में ज्यादातर लोग संलग्न होते हैं और आपसी सहयोग की भावना कम हो जाती है। सांस्कृतिक भूदृश्यों, सड़कों, इमारतों आदि में नगर की समृद्धता का एक जो संपन्नता का या यूं समझिएगा कि उसकी धनाढ्य का संकेत मिलता है इन नगरों में। सबसे बड़ी बात सांस्कृतिक भूदृश्यों, सड़कों, इमारतों आदि से नगर की जो संपन्नता है, नगर की जो संपन्नता है उसके संकेत इनमें मिलता है। तो मेट्रोपोलिस एक जब किसी क्षेत्र विशेष में अनेक नगर होते हैं जो एक दूसरे से अधिक दूरी पर नहीं होते हैं और एक बड़ा नगर है दूसरे दोनों नगरों का नेतृत्व भी करता है और इनमें आपसी व्यापारिक आर्थिक संबंध बढ़ने लगता है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में ऐसे नगरों का आदान प्रदान बड़े केंद्र माने जाते हैं और जहां कृषि वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में होने लगता है, परंतु सामाजिक दृष्टि से इन नगरों में व्यक्तिवाद की भावना स्वतः ही परिलक्षित होने लगती है और कारण इनका यह है कि विभिन्न संस्कृति और धर्मावली इन नगरों में बस जाते हैं। अधिकतर प्रशासनिक सेवाओं, व्यापार, सामाजिक सेवाओं और आविष्कारों में लोग लगे रहते हैं। अतः आपसी सहयोग की भावना कम हो जाती है। सांस्कृतिक भूदृश्यों, सड़कों, इमारतों इनसे नगरों की जो संपन्नता के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहलाती है मेट्रोपोलिस। ये मेट्रोपोलिस लुई मंगफोर्ड ने जो सबसे महत्वपूर्ण जो नगरों की एक झलक यहाँ दिखाई पड़ती है, क्योंकि नगरों में सामाजिक हित की बजाय व्यक्तिगत हित ज्यादा होता है। इसके बाद में चौथी जो स्टेज आती है, चौथी अवस्था जो लुई मंगफोर्ड ने बताई थी वो मेगालोपोलिस, यानी मेगालोपोलिस। चौथी अवस्था मेगालोपोलिस है ना, मेगालोपोलिस। ये मेगालोपोलिस क्या है? यानी मेगालोपोलिस चौथी अवस्था बताई थी। मेगालोपोलिस अर्थात इस अवस्था में नगर अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। मेगालोपोलिस में जो है वो चरम सीमा तक नगर पहुंच जाता है, यानी कि मेगालोपोलिस में चरम सीमा तक पहुंच जाता है। जो निवास गृह है जिसको अपने रेजिडेंशियल बोलते हैं, निवास गृह कई मंजिलें और कहने का मतलब है कि बहुमंजिल एक शब्द आता है। निवास गृह कई मंजिलें होते हैं और जिसको बोलते हैं अपने एक मंजिल के बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये भव्य जिसको बोलते हैं अपने भव्य। कहने का मतलब है कि निवास गृह कई मंजिले और भव्य हुआ करते हैं इसमें मेगालोपोलिस में। बाजार पूर्णतः इसमें विस्तृत होता है, एक मार्केट होता है, पूर्ण रूप से विस्तृत होते हैं बाजार जिनमें मानव आवश्यकता की सब वस्तुएं
जो मानवीय आवश्यकता की टोटल वस्तुएं कीमतों से मतलब कीमती से कीमती जो वस्तुएं होती हैं, जो मूल्यवान होती हैं, यानी कीमती से कीमती यहां पर मिलती हैं। और इस नगर में पर्याप्त साधन व जनसंख्या घनी होती है, पर्याप्त साधन होते हैं और जनसंख्या घनी होती है। जनसंख्या घनी होती है और घनी आबादी होती है, परंतु नगरों का लगातार दृष्टि से कहने का मतलब है कि लगातार नगरों का जो कंटिन्यू है वो दूषित प्रदूषण जिसको बोलते हैं, दूषित व कई समस्याओं का घर भी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि नगरों का जो एक इन्वायरमेंट है, नगरों का इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन रहित हो जाता है, नगरों का वातावरण दूषित हो जाता है इसमें मेगालोपोलिस में, और कई समस्याओं का घर भी हो जाता है। और कहने का मतलब है कि ये कई समस्याओं को जन्म शुरू यहाँ होता है। श्री ममफोर्ड के अनुसार पेरिस है, न्यूयॉर्क, लंदन है व भारत के कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जिसको बोलते हैं अपने महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, कानपुर इसी श्रेणी में आता है। ऐसे नगरों में ही आते हैं, यानी कि मेगालोपोलिस में आते हैं। विश्व स्तर पर ने तो उदाहरण मेगालोपोलिस के पेरिस है, न्यूयॉर्क है, अपने लंदन है, और भारत का कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये भारत के हैं, कानपुर, ये इसी श्रेणी में आते हैं, मेगालोपोलिस की श्रेणी में। यानी चौथी अवस्था इन्होंने मेगालोपोलिस की बताई थी लुई ममफोर्ड ने, और पांचवी अवस्था जो है आगे वाली टायरेपोलिस, यानी इन्होंने लुई ममफोर्ड ने टायरेपोलिस ये पांचवी अवस्था बताई है ना, टायरेपोलिस ये पंचम अवस्था है, पांचवी अवस्था टायरेपोलिस। कहने का मतलब है कि टायरेपोलिस में जो पोलिस की अवस्था में नगरों में राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास अधिक होने लगता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो अधिक होने लगता है। और इस संबंध में जो नगरों के जो श्रम विभाजन होता है, श्रम संबंध, उसमें टायरेपोलिस में जो श्रम संबंध है वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। श्रम संबंध है वो थोड़े से इसमें अस्त व्यस्त होने लगते हैं, बिगड़ जाते हैं। जो व्यापारिक है, विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक और विभिन्न प्रकार के मंदिरों के कारण आर्थिक जीवन जो है वो एक असंतुलित और प्राय अस्त व्यस्त सा ही हो जाता है। अनेक बार नगरों की स्थिति बड़ी अनियंत्रित हो जाती है, अतः जो सैनिक सहायता की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। ऐसी स्थिति में उद्योगों तथा सामाजिक सेवाओं का ह्रास होने लगता है और मानव जीवन असुविधाजनक हो जाता है। मानव जीवन इसमें मानव को अधिक सुविधाएं नहीं मिल पाती और परिणाम स्वरूप नगर शून्य हो जाते हैं इस अवस्था में, और जनसंख्या का अधिक सुरक्षित रहना यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, अधिक सुरक्षित रहना बिल्कुल नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये जो अवस्था है ये नगर की थोड़ी सी एक कंजस्शन जिसको बोलते हैं असुरक्षित बन जाती है। छठी अवस्था आती है नेक्रोपोलिस।
नेक्रो, नेक्रोपोलिस। लुई ममफोर्ड ने छठी अवस्था बताई थी नेक्रोपोलिस। ये लास्ट, इस अवस्था में नगरों का जो पतन होने लगता है। नेक्रोपोलिस मीन्स नगर पतन की ओर, नगर उजड़ जाता है, बहुत खाली होना शुरू हो जाता है, लोगों का नगर के मध्य में रहना बड़ा मुश्किल, नगर से अंदर से बाहर की ओर लोग पलायन करने शुरू होते हैं और नगर एक सुनसान। इसका कारण क्या है? महामारी है, दुर्भिक्ष महामारी होती है। अक्सर इसमें नगरों में जो यूं समझिएगा कि युद्ध जैसी स्थिति नेक्रोपोलिस में आ जाती है। युद्ध, महामारी इनका मेन कारण है। और नेक्रोपोलिस की जो अवस्था है वो नगरों का पतन यूं कह सकते हैं। नगरों का पतन, जो वृद्धावस्था के बाद में 60-70 साल के बाद में जो वृद्धावस्था होती है, उसमें जो सन्यासी सन्यास आश्रम होता है, इस प्रकार से इन्होंने जोड़ी। इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण आता है नगरमाल या सन्न नगर। नगरमाल या सन्न नगर कई बार आता है, कोनरू बेसन शब्द आता है, यानी कि कोनरू बेसन, नगरमाल या सन्न नगर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नगरमाल या सनन नगर, कोनरू बेसन बोलते हैं। कोनरू बेसन अंग्रेजी का शब्द है कोनरू बेसन, यानी कि नगरमाल का तात्पर्य लगातार फैले हुए नगरों से है। लगातार फैलते जाते हैं नगर, लगातार फैले नगरीय क्षेत्र से किया जाता है। इसका तात्पर्य, कहने का मतलब है नगरमाल का तात्पर्य लगातार फैले नगरीय क्षेत्र से लिया जाता है। इसका तात्पर्य यही होता है, नगर जब अपने आकार के साथ साथ में जनसंख्या में भी जो भारी वृद्धि प्रदर्शित करता है और जो 2 या 2 से अधिक नगर आपस में जुड़ करके और एक जो घनी आबादी वाला या घनी बस्ती वाली एक नगरीय पेटी को जन्म देता है, उसे नगरमाल कहा जाता है। अर्थात नगरों की एक माला, नगरों की माला, नगरमाल, एक के बाद एक जो मणियों के रूप में नगर का उस माला के हिस्से बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि नगर की एक घनी पेटी सी बन जाती है और नगरमाल के लिए एक त्रिवेदी, प्रोफेसर आर एल त्रिवेदी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि एक निश्चित क्षेत्र में लगातार रूप से नगरीय विकास का पाया जाना नगरमाल कहलाता है। यानी एक निश्चित क्षेत्र में लगातार नगर के नगरीय विकास का पाया जाना नगरमाल कहलाता है। 2 नगर या 2 से अधिक जिनकी प्रशासनिक इकाइयां भिन्न भिन्न होती हैं और वो आपस में जुड़ करके एक हो जाते हैं, वो नगरमाल कहलाते हैं। जैसे पैट्रिक गिड्स नाम का विद्वान था, पैट्रिक गिड्स महोदय का मत है कि नगरमाल के आसपास के क्षेत्र में बदलती हुई विशेषताओं को बताता है। नगरमाल के लिए कई नाम भी सुझाए गए हैं, जैसे एकत्रित बस्तियां, एग्लोमरेशन होती है, एक एग्लोमरेशन टाउन, नगरीय प्रदेश, सिटी रीजन बोलते हैं, नगर समूह है जिसको अपने कोग्लोमरेशन के बोलते हैं। किंतु नगरमाल जो कोनरू बेसन है वो अधिक एक पुष्टि संगत लगता है। गेडिस ने इस आधार पर जो ग्रेटर लंदन है उनको नगरमाल की संज्ञा दी और नगरमाल का अध्ययन करके अगर यदि परिभाषित करें तो नगरमाल एक लगातार भवनों की श्रृंखला से बसा हुआ क्षेत्र होता है और जिसमें कल कारखाने होते हैं
अन्य भवन भी होते हैं, पोताश्रय, शहरी बगीचे भी होते हैं, खेल के मैदान आदि ये सभी चीजें होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र से अलग नहीं होते। यद्यपि जो ग्रेट ब्रिटेन देश है उसमें ग्रामीण क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है इसमें, जो अभी तक कृषि के उपयोग में आती है। कहने का मतलब है कि नगरीय भूखंड को अर्बन जो एक भूखंड होता है और अधिक संगत ठहराया जाता है। कहने का मतलब कई नगरीय क्षेत्र ऐसे हैं जो एक सुरक्षा राजनीतिक इकाई के अंदर मिलते हैं और डिकिंसन ने ऐसे को एक विशाल क्षेत्र से लिया है जिनमें प्रशासनिक भूदृश्य के रूप में झलकते हैं। और भारत में यदि इसके उदाहरण दें तो नगर समूह है जो 2 या 2 से अधिक नगरों से मिलकर के बनते हैं, जो या तो एक लगातार पेटी के रूप में फैले रहते हैं या फिर एक दूसरे के समीप बसे रहते हैं। इनकी अपनी प्रशासनिक इकाइयां तथा जिसमें कहने का मतलब नगर पालिका है, कैंटोनमेंट है, अलग अलग नाम है, ये पंचायत है, टाउन एरिया है, नोटिफाइड एरिया है, ये सभी चीजें इसमें प्रशासनिक इकाइयां होती हैं। और लुई मम्फोर्ड ने नगरमाल की यदि परिभाषा देखें, लुई मम्फोर्ड ने नगरमाल की परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो लुई मम्फोर्ड के अनुसार एक बहुत बड़े नगर के बाहर की ओर, एक बहुत बड़े नगर के बाहर की ओर सड़क के सहारे सहारे काफी दूर तक नगरीय विकास की जो प्रवृत्ति का पाया जाना नगरमाल कहलाता है। धन्यवाद।